नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 18 क्लासेस अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली हैं। आज 19वीं क्लास, जिसमें संविधान के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। कितने भाग होते हैं? टोटल 22 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी भाग हैं उनको देखेंगे। भाग एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन। यह आर्टिकल 1 से 4 में दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। यह आर्टिकल 5 से 11 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 में। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, जो 51A में दिए गए हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायतें राज व्यवस्था। और भाग 18 में क्या है? आपातकाल, आर्टिकल 352। टोटल 22 भाग में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आने की ज़्यादातर उम्मीद रहती है। अब भाग 1 में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। भाग 1 में क्या होता है? इसमें अनुच्छेद 1 से 4 में उसका वर्णन होता है। इसमें क्या होता है? नए राज्य या उसका नाम बदलना होता है। इसमें दिया रहता है भारत अर्थात इंडिया। ये आप नाम जरूर याद रखेंगे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक। और एक क्वेश्चन था, भाषी आधार पर सबसे पहला भारत का राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। जो कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे थोड़ा सा कि भाषी आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक। और एक क्वेश्चन और था कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ, जिसे क्या एक आयोग का नाम दिया गया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। आप सभी लोग साथ साथ नोट करते रहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमने कहीं पूछे नहीं गए ज़्यादा वैसे, लेकिन आप नोट करते रहिए। जहाँ न समझ में आए वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, फिर से आप सभी को समझा दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ, जिसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत का 26वां राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़। कब बना था? 1 नवंबर 2000 में बना था। 27वां राज्य, ये 26वां राज्य था। 27 नंबर राज्य क्या था? उत्तराखंड था। उत्तराखंड। ये कब बना था? ये भी 9 नवंबर 2000 में। 28वां राज्य कौन सा था? झारखंड था। ये सभी अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में भाग 1 में है। इससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28वां राज्य झारखंड, ये 15 नवंबर को बना था 2000 में। और 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। ये 2 जून, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2014 में कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना। समझ में आए? एक बार फिर से देख लेंगे। 26वां राज्य क्या था? छत्तीसगढ़। 27वां राज्य उत्तराखंड। 28वां राज्य झारखंड और 29वां राज्य तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था। याद रखेंगे 2 जून 2014 को बना था।
समझ में आए? अब आते हैं भाग दो। भाग दो में क्या था? नागरिकता का प्रावधान था। नागरिकता का प्रावधान लिया कहाँ से गया ये भी याद रखेंगे। साथ साथ मैंने बता दिया पहली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो उसमें साफ साफ बताया गया है नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। ठीक। और क्या होता है? 5 प्रकार से अगर नागरिक 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या होता है? जन्म से। जन्म से क्या मतलब होता है? 26 जनवरी 1950 या इसके बाद से भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए बर्थ। वंश परंपरागत होना चाहिए कि विदेश में जन्म लेना, जैसे कोई विदेश में जन्म ले रहा है बट उसके माता पिता क्या हैं? भारत के हैं, वो भारत का प्रॉपर निवासी हो, ये समझ लीजिए। पंजीकरण द्वारा 5 वर्ष तक निवास कम से कम होना चाहिए आपका, 5 साल आप निवास कर चुके हों। देशीकरण द्वारा, देशीकरण का मतलब होता है 10 साल तक आप कम से कम भारत में रह चुके हों, निवास कर चुके हों। और भूमि विस्तार द्वारा। 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से, 26 जनवरी 1950 से आप के बाद जन्म हुआ हो या जन्म से यहीं पर आप जन्म ले रहे हो। वंश परंपरागत होना चाहिए, मतलब विदेश में भी जन्म ले रहे हैं बट आपके माता पिता भारत से। पंजीकरण मतलब 5 साल आप कहीं भी निवास कर लेते हैं। देशीकरण क्या होता है? कम से कम 10 साल तक आप भारत में निवास किए। और भूमि विस्तार द्वारा। ठीक। फिर आते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। ये है भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 थे, अब क्या हो गए? अब 6 हो गए। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये भी देख लेंगे। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं सर। पहला क्या है हमारा? समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। और संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। समझ में आए? ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, उसमें से 3 दिए होंगे, दूसरे एक इसमें से दे दिया जाएगा कि इसमें से बताइए मौलिक अधिकार कौन सा है। ठीक। इसलिए आपको 6 मौलिक अधिकार, 6 को याद करना अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन और आया था कि इंग्लैंड के 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जॉन ने मौलिक अधिकारों की शुरुआत की थी। किसने किया था शुरुआत? 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जॉन ने मौलिक अधिकारों की शुरुआत किया था, ये याद रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले हमने बताया था 7 थे, फिर उसके बाद 6 हो गए, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब यह केवल क्या है? विधि का अधिकार है। इसे क्या किया गया है? कहाँ रख दिया गया है? भाग 12 में आर्टिकल 300A में रखा गया है। अब समझ में आए? पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। 6 में 7वां हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। इसे भाग 12 में आर्टिकल 300A में रखा गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देखते हैं मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद रखिए। मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय होता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। स्वयं सभी मौलिक अधिकार क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। कौन से आर्टिकल? 20 और 21 नहीं होते हैं और सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव जी ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, जो आर्टिकल 32 में है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आर्टिकल 4 में क्या था? नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 4 नहीं, भाग 4 था। समझ में आया? भाग 4 था जिसमें क्या था? नीति निर्देशक तत्व थे, जो कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए साथ साथ में। आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 से थे। यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में था और यह आयरलैंड से लिया गया था। ये चीज़ याद रखिए आप लोग, ठीक। और 4A में, भाग 4A में क्या था? मौलिक कर्तव्य थे। और जब मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? USSR, रूस, सोवियत संघ रूस। कहाँ से लिए गए? USSR, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। भाग 4A, 4A कह सकते हैं या आ कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे USSR से लिए गए हैं, जो अनुच्छेद 51A में संकलित हैं। समझे? अब एक क्वेश्चन था, याद आ रहा है क्वेश्चन, कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, सरदार स्वर्ण सिंह, कौन था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं उनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। पहले क्या था? 10 मौलिक कर्तव्य थे, प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। पहले कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन इस समय क्या है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वें में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य। समझ में आया? ये चीज़ था। फिर उसके बाद है कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? अनुच्छेद, कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 किसमें है? आर्टिकल 17। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 21A में। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष से कम आयु के बालक कारखाने या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाएंगे। यह आर्टिकल 24, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 का कहना है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बालक हैं उन्हें आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते। बाल श्रम होता है, कारखाने आदि में नहीं लगा सकते। समझ में? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 45, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। समझ में? अभी हमने बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य होता है। 11वां कर्तव्य था। पहले कितने कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और जो 11वां कर्तव्य था ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में संविधान में जोड़ा गया था। समझे? ये चीज़ भी याद रखेंगे कि जो 11वां कर्तव्य था, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जानी है, तो यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश, यह आर्टिकल 123 123 अनुच्छेद 123 में जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उन सभी को बताया गया है। उन सभी को ही आप पढ़ लीजिए। इतने सारे
अनुच्छेद कई सारे हैं, लेकिन आप जितने इंपॉर्टेंट इसमें बताए गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए हुए एग्जाम में, उन सभी को बताया गया है, इसलिए ज़्यादा फोकस करिए इन सभी पर। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? 324 में। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ये एक आर्टिकल किस में? 343, 343। राष्ट्रीय आपातकाल किस में? आर्टिकल 352 में दिया गया। फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 और संविधान संशोधन आर्टिकल 368। इतने सारे अनुच्छेद आप याद रखिए। वैसे अनुच्छेद 370 है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 360 अब ये अब जरूर याद रखिए, वित्तीय आपातकाल। समझ में है? जितने थे इंपॉर्टेंट उन्हें हमने बता दिया है, ये सारे जरूर आप याद रखिए अनुच्छेद। फिर आता है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 अनुसूचियाँ हैं 7वीं में, संघ केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची, इसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। अंग्रेजी 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं है, जबकि नागालैंड की राजकीय भाषा है। ये याद रखेंगे कि अंग्रेजी तो 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त नहीं, जबकि नागालैंड की एक राजकीय भाषा है। 9वीं अनुसूची में क्या है? इसे प्रथम संविधान का संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसे भूमि ग्रहण की विधियों के बारे में बताया गया। याद रखेंगे इसमें क्या पॉइंट, कि इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। ये इतना जरूर याद रखेंगे। इसमें भूमि ग्रहण की विधियों के बारे में बताया गया। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल पर रोक लगाई है। 10वीं अनुसूची में क्या है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल पर कानून पर रोक लगाई है। किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची क्या है? 73वें संविधान संशोधन 1993 में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? ग्राम पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। फिर नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा नगर पालिका या नगरीय प्रशासन को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। किसमें है? 12वीं अनुसूची। तो आप 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से आप याद रखिए। 11वीं में है पंचायत, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया, जो किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका नगरीय प्रशासन को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद में? किस संविधान संशोधन में? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 52। कौन सा है? 52। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समय राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद जी। इसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। भारत में कुल कितने विधानसभा हैं? 31 विधानसभा। इसकी शक्तियां क्या होती हैं? यह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। समझ में आए? फिर और है निर्विरोध राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। निर्दलीय राष्ट्रपति कौन चुना गया? बीबी गिरी। लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसको शपथ कौन दिलाता है? ये मैंने कल वाले वीडियो में आप सभी को बताया था अच्छी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। समझ में आए? प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसकी योग्यता कितनी होती? कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। समझ में आए? इसका चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष होता। अप्रत्यक्ष का मतलब संसद के कुल निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव को मतदान करते हैं, उसके चुनाव का मतदान करते हैं। फिर आता है संसद। संसद किस आर्टिकल में है? 79, आर्टिकल 79। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा सदन होते हैं। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है और लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। समझ में आए?
राज्यसभा के बारे में देखेंगे। राज्यसभा क्या होता है, इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250, 250। और प्रभावी सदस्य संख्या कितनी होती है, 245, जो प्रेजेंट टाइम में है। राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं, अभी बताया था। यूपी की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसमें सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। समझ में? कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। लोकसभा में क्या होता है, इसका गठन कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को। उसका कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। इसका कब होता है, 17 अप्रैल 1952 को। अवधि कितनी होती है, 5 साल की होती है। अधिकतम संख्या कितनी होती है, 552। और प्रभावी सदस्य संख्या कितनी होती है, 545, जो प्रेजेंट टाइम में है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, यह नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्या करता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे और अध्यक्ष कौन थे? वीरेंद्र कुमार जी क्या थे, प्रोटेम स्पीकर थे। और अध्यक्ष कौन था, ओम बिरला। कौन था, ओम बिरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। ये चीज़ याद रखेंगे। आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 2019 में लोकसभा का क्रम कौन सा था, ये भी पूछ सकता है। 17वीं लोकसभा का क्रम था। याद रखेंगे कौन सा क्रम था, 17वीं। ये चीज़ याद रखेंगे। लोकसभा का कौन सा सदन है, निम्न सदन कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, लोकसभा कैसा है, निम्न सदन है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप सभी लोग। फिर अच्छी तरीके से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी इससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आप सभी को अच्छी तरीके से बताई जाएंगी। पहला भाग आपने देखा होगा, आज ये दूसरा पार्ट है इसका, फिर उसके बाद तीसरा पार्ट, क्योंकि बहुत बड़ा संविधान है। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर बाहर आ रहे हैं उन्हें मैं करवाता जा रहा हूँ। फिर जितने बच जाएंगे क्वेश्चन उन्हें मैं लास्ट में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।